तो बात करने वाले ट्रांसमिशन लाइन के बारे में। तो जैसे कि हमें पता है, हमने बात किया है ट्रांसमिशन टावर के बारे में। अलग अलग टाइप के ट्रांसमिशन टावर होते और कौन सा ट्रांसमिशन टावर हम लोग यूज़ करें ये डिपेंड करता है वोल्टेज के ऊपर, राइट। अगर वोल्टेज बहुत ज़्यादा है 765 kV में अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो जो ट्रांसमिशन टावर है उसकी जो हाइट होगी वो भी बहुत ज़्यादा होगी। अगर ट्रांसमिशन कम वोल्टेज पर हो रहा है जैसे कि 25 kV या फिर 33 kV पर अगर ट्रांसमिशन हो रहा है तो ऐसे केस में जो ट्रांसमिशन टावर की जो हाइट होगी वो भी कम होगी। तो कौन से टाइप का ट्रांसमिशन टावर आप कहाँ पर यूज़ करोगे डिपेंड करेगा वोल्टेज के ऊपर और कॉस्ट के ऊपर, राइट। तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन टावर होता है उसके साथ लगा होता है कंडक्टर। यहाँ पर हमने कुछ इस तरीके से शो किया है फिगर में। यहाँ पर ये जो ट्रायंगल जैसा हमें जो दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन टावर। और ये ट्रांसमिशन टावर के साथ कुछ इस तरीके से कंडक्टर लगा होता है। और ये जो ट्रांसमिशन टावर के साथ जो कंडक्टर जो लगा है, ये ट्रांसमिशन टावर के साथ जो कंडक्टर जो लगा है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। तो ट्रांसमिशन लाइन का मतलब क्या होता है? कंडक्टर विच कैरीज इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ट्रांसमिशन लाइन कुछ नहीं, ये कंडक्टर है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। ट्रांसमिशन लाइन इज़ अ कंडक्टर, ये कंडक्टर वायर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करता है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। तो यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास टाइप के कंडक्टर होते हैं जैसे कि कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया। तो हम लोग बेसिकली कौन सा कंडक्टर यूज़ करते हैं? हम लोग यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर। कंडक्टर ट्रांसमिशन पर्पज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। कंडक्टर जो कि हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज़ करते हैं वो जो कंडक्टर होता है उसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं एल्यूमिनियम कंडक्टर। उसका रीज़न ये होता है कि जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है। जो एल्यूमिनियम होता है इसका जो वेट होता है वो भी कम होता है। और यहाँ पर ये जो एल्यूमिनियम है इसका जो रेसिस्टेंस होता है वो हाई होता है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम में जो कोरोना लॉस होता है वो भी कम होता है। इससे पहले हमने बात किया तो कोरोना लॉस के बारे में, अलग अलग लॉसेस के बारे में बात किया था जो कि ट्रांसमिशन लाइन में हो रहे होते। और हमने अलग अलग इफ़ेक्ट के बारे में भी बात किया था, राइट। तो जो कोरोना लॉस होता है वो रेसिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से जो कोरोना लॉस होता है वो कम होता है इन केस ऑफ एल्यूमिनियम। तो यहाँ से हमने ये सीखा कि ट्रांसमिशन लाइन एक ऐसा कंडक्टर होता है जो कि इलेक्ट्रिकल पावर को कैरी करता है एक जगह से दूसरी जगह तक, राइट। सिमिलरली हम लोग जो कंडक्टर जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम कंडक्टर हम लोग क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि जो एल्यूमिनियम होता है उसका जो कॉस्ट होता है वो कम होता है, वेट कम होता है, कोरोना कम होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। यहाँ पर अगर हम लोग देखें किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में, इन एनी ट्रांसमिशन लाइन पावर लॉस शुड बी लो एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसमिशन लाइन शुड हाई, so that voltage drop in line should be low as possible। ये स्टेटमेंट हमें ये बोल रहा है, जो मेन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया हूँ और यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया हूँ। किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जब भी आप ट्रांसमिशन सिस्टम कंसिडर करोगे तो आपको ट्रांसमिशन लाइन मिलेंगी, राइट। तो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। एफिशिएंसी ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब क्या? सेंडिंग एंड और जो रिसीविंग एंड का जो पावर है वो ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब सेंडिंग एंड पे जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप 11 kV अगर ट्रांसमिट कर रहे हो तो रिसीविंग एंड पे भी आपको कितना मिलना चाहिए? 11 kV या फिर 10 kV मिनिमम लॉसेस कंसीडर करें तो, या फिर मिनिमम 9 kV तक के आपको मिलना ही चाहिए, राइट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप ट्रांसमिट कर रहे हो 11 kV और आपको रिसीविंग एंड पर मिल रहा है 2 kV, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो यही रीज़न के वजह से जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है। अगर आप 11 kV ट्रांसमिट कर रहे हो और रिसीविंग एंड पे भी आपको 10 kV मिल रहा है या फिर 11 kV के आसपास मिल रहा है, 10 kV या फिर 9 kV मिनिमम, तो ऐसे केस में आपकी जो लाइन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। मगर अगर आपको 2 kV मिल गया, 3 kV मिल गया रिसीविंग एंड पर, तो इसका मतलब जो लाइन की जो एफिशिएंसी है वो कम है। एफिशिएंसी कैसे कम होगी? अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर ट्रांसमिशन लाइन में ज़्यादा होगा तो किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो पावर लॉस है वो कम होना चाहिए और जो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पर अगर हम लोग देखें एफिशिएंसी ट्रांसमिशन लाइन की कैसे ज़्यादा होगी? जब ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप इन द लाइन शुड बी लो एज पॉसिबल। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ड्यू टू दिस फैक्टर मैक्सिमम पावर कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेटिंग साइड टू द लोड साइड। और ये फैक्टर के हेल्प से हम लोग मैक्सिमम पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं जनरेटिंग साइड से लोड साइड की तरफ। जनरेटिंग साइड मतलब जो हम लोग जो पावर जो जनरेट कर रहे हैं वहाँ से पावर को बेसिकली हमें क्या करना है? पावर प्लांट से उठाना है और हमें लोड तक के, या फिर हम लोग बोल सकते हैं हमारे घर तक के लेके आना है पावर को, राइट। तो ये पावर प्लांट से पावर को उठा के घर तक के लाने का काम कौन करेगा? ये ट्रांसमिशन सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए इसका मतलब जनरेटिंग स्टेशन मान लेते हैं अगर 11 kV में अगर वोल्टेज जनरेट कर रहा है तो हमारे घर तक के भी कितना आना चाहिए? रिसीविंग एंड तक के भी कितना आना चाहिए? 11 kV तक के आना चाहिए, राइट। जो हमने थोड़े टाइम पहले जो डिस्कस किया
कि जो ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम होना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग रिसीविंग एंड पर मैक्सिमम पावर ऑब्टेन कर पाएंगे। तो ये जो पॉइंट है वो हमें यही बोल रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल अगर हम लोग समराइज़ करें, इसका अगर हम लोग ओवरऑल कंक्लूजन अगर ड्रॉ करें, तो ये जो पॉइंट है वो हमें ये बोल रहा है कि जो पावर जो ट्रांसमिट हम लोग जो करते हैं वो मैक्सिमम होना चाहिए। मतलब जनरेटिंग साइड से रिसीविंग साइड तक की जो पावर का जो ट्रांसमिशन है वो मैक्सिमम होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स पावर ट्रांसफ़र होना चाहिए। और मैक्स टू मैक्स पावर ट्रांसफ़र अगर होता है तो ऐसे केस में हमारे ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होगी। और मैक्स टू मैक्स अगर पावर अगर ट्रांसफ़र हो रहा है जनरेटिंग साइड से रिसीविंग साइड तक के, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जो वोल्टेज ड्रॉप है वो कम से कम होना चाहिए, राइट। अगर मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसमिट हो रहा है जनरेटिंग से लोड साइड तक के, इसका मतलब हमारे ट्रांसमिशन लाइन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है वो कम से कम हो रहा है। अगर ट्रांसमिशन लाइन में वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होता है तो ऐसे केस में हम लोग मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे। मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना है, इसका मतलब क्या है, जैसे कि जनरेटिंग साइड में अगर मान लेते हैं जस्ट एज अ रफ एग्जांपल 250 किलोवाट पावर अगर जनरेट हो रहा है, तो जो लोड साइड है वहाँ पे भी आपको 250 किलोवाट के अक्रॉस ही मिलना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं 245 किलोवाट या फिर 240 किलोवाट तक के आपको पावर मिलना चाहिए, राइट। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं जितना जनरेटिंग साइड में पावर है उतना जो पावर है वो हमें रिसीविंग साइड में भी मिलना चाहिए, या फिर उससे थोड़ा 25% कम पावर मिलना चाहिए, तब जाके हमारा जो पावर होगा वो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा। अदरवाइज़ हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। तो यहाँ से हमने ये समझा कि जो मैक्सिमम पावर है उसको हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं जनरेटिंग साइड से लोड साइड तक के। अगर मैक्सिमम पावर को अगर हम लोग ट्रांसमिट कर रहे हैं, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट कर रही है जनरेटिंग से लोड तक के, तो इसका मतलब वो जो ट्रांसमिशन लाइन है उसकी जो एफिशिएंसी वो ज़्यादा है। ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी ज़्यादा है, इसका मतलब वो ट्रांसमिशन लाइन में जो लॉसेज हो रहे हैं वो कम से कम हो रहे हैं। अगर ट्रांसमिशन लाइन में लॉसेज अगर ज़्यादा से ज़्यादा हो गए, वो लॉसेज ज़्यादा हो गए मतलब वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होगा, कोरोना लॉस अगर ज़्यादा होगा, तो ऐसे केस में ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएंगी। एफिशिएंसी कम हो जाएंगी, इसका मतलब जनरेटिंग साइड से लोड साइड तक के आप मैक्सिमम पावर को डिलीवर नहीं कर पाओगे। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर आपका लोड अगर स्टार कनेक्टेड होता है, नोट दैट इफ लोड इज स्टार कनेक्टेड एंड ट्रांसमिशन लाइन, हमने डिस्कस किया था नेटवर्क एनालिसिस में 2 कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, एक स्टार कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था और दूसरा डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था। स्टार कॉन्फ़िगरेशन में आपको 4 वायर मिलता है, RYB और एक न्यूट्रल वायर मिलता है। अगर लोड अगर आपका स्टार कॉन्फ़िगरेशन में कनेक्टेड है, तो इसका मतलब आपकी जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो भी स्टार कॉन्फ़िगरेशन में ही कनेक्टेड होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, इफ़ लोड इज़ स्टार कनेक्टेड एंड ट्रांसमिशन लाइन इज़ ऑल्सो इन स्टार कॉन्फ़िगरेशन, और ऐसे केस में जो फेस वोल्टेज होगा बराबर में होगा लाइन वोल्टेज अपॉन √3, और जो फेस करंट होगा किसके बराबर में होगा लाइन करंट के, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ से अब तक के हमने क्या क्या डिस्कस किया, यहाँ से हमने डिस्कस किया सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन होती क्या है। कंडक्टर जो कि करंट को कैरी करे एक जगह से दूसरी जगह तक, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग जो कंडक्टर जो यूज़ करते हैं वो एल्यूमिनियम कंडक्टर होता है। एल्यूमिनियम हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि उसका जो कॉस्ट होता है कम होता है, वेट कम होता है, कोरोना लॉस कम होता है, रेसिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से। फिर यहाँ से हमने देखा मैक्सिमम पावर हम लोग कैसा ट्रांसफ़र कर पाते हैं। ट्रांसमिशन लाइन में अगर हमें मैक्सिमम पावर अगर ट्रांसफ़र करना हो, ट्रांसमिट करना हो, तो ट्रांसमिशन लाइन की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा होना चाहिए। ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी अगर ज़्यादा होगी तो इसका मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कम से कम होगा। ट्रांसमिशन लाइन में अगर वोल्टेज ड्रॉप अगर ज़्यादा होता है तो ट्रांसमिशन लाइन की एफिशिएंसी कम हो जाएगी। एफिशिएंसी कम होने की वजह से आप मैक्सिमम पावर को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे जनरेटिंग साइड से लोड साइड तक। और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र करना मतलब जनरेटिंग में अगर आपने 11 kV 500 वाट पावर अगर जनरेट किया रफ एग्जांपल, तो रिसीविंग साइड में भी आपको कितना मिलना चाहिए 500 वाट, या फिर 500 वाट का 25% अगर कम भी रहा तो भी चल जाएगा। मगर ऐसा नहीं कि जनरेटिंग साइड में आपने जनरेट किया 500 वाट और रिसीविंग साइड में आपको मिला 50 वाट, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इसका मतलब आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है वो बहुत ख़राब है, और ऐसा सिस्टम आप बिल्कुल भी नहीं बनाओगे। फिर हमने यहाँ पर ये डिस्कस किया, अगर लोड अगर स्टार कनेक्टेड में होता है तो जो ट्रांसमिशन लाइन होगी वो भी कौन से कॉन्फ़िगरेशन में होगी, स्टार कॉन्फ़िगरेशन में होगी। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो कि एसोसिएटेड होते हैं ट्रांसमिशन लाइन के साथ, जैसे कि पहला MVA रेटिंग हो गई, दूसरा वोल्टेज रेटिंग हो गई, तीसरी करंट रेटिंग हो गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं MVA रेटिंग के बारे में। तो ये MVA रेटिंग क्या होती है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, जो V है वो इंडिकेट कर रहा है वोल्टेज, और जो A है वो आपको इंडिकेट कर रहा है एम्पियर। एम्पियर मतलब करंट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज रेटिंग एंड करंट रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग दोनों का आप प्रोडक्ट कंसीडर कर लो, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा MVA रेटिंग। मैथमेटिकली जो MVA रेटिंग होती है उसको हम लोग कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, MVA रेटिंग इज इक्वल टू √3 टाइम्स VL इंटू IL। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होता है किसका, MVA रेटिंग। और MVA रेटिंग क्या है, जो वोल्टेज रेटिंग और करंट रेटिंग दोनों का अगर हम लोग प्रोडक्ट कंसीडर कर ले तो हमें मिल जाएगी MVA रेटिंग।
दूसरी जो रेटिंग होती है वो होती है वोल्टेज रेटिंग। अब ये वोल्टेज रेटिंग क्या होती है? वोल्टेज रेटिंग आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज नोन एज वोल्टेज रेटिंग। ट्रांसमिशन लाइन का जो लाइन टू लाइन वोल्टेज है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग। जो आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज है, ट्रांसमिशन लाइन का जो आरएमएस वोल्टेज है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग। ट्रांसमिशन लाइन का जो आरएमएस वोल्टेज है उसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग। और जो वोल्टेज रेटिंग होती है किसके ऊपर डिपेंड करती है? इंसुलेशन के ऊपर डिपेंड करती है, इंसुलेटर के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे कि हमने डिस्कस किया था, अगर आप ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो इंसुलेटर में जो डिस्क है वो भी आपको इंक्रीज़ करना होगा, राइट। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हो मगर इंसुलेटर की डिस्क अगर इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में होगा क्या? ट्रांसमिशन टावर के थ्रू करंट फ्लो कर जाएगा और अगर वो ट्रांसमिशन टावर के कोई भी अगर छू लेता है तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज आपने इंक्रीज़ किया, इसका मतलब जो इंसुलेटर है वो भी आपको, इंसुलेटर की जो रेटिंग है वो भी आपको इंक्रीज़ करनी होगी। तो यहाँ पर आरएमएस लाइन टू लाइन वोल्टेज ऑफ ट्रांसमिशन लाइन उसी को ही हम लोग बोलते हैं वोल्टेज रेटिंग। और जो वोल्टेज रेटिंग होती है वो इंसुलेटर के साथ, इंसुलेशन के साथ प्रोपोर्शनल होती है। अगर वोल्टेज का अगर हम लोग मैग्नीट्यूड अगर इंक्रीज़ करें तो ऐसे केस में जो इंसुलेशन है उसे भी हमें क्या करना होगा? जो इंसुलेशन की जो वैल्यू है उसे भी हमें क्या करना होगा? उसे भी हमें इंक्रीज़ करना होगा। जो इंसुलेटर की जो रेटिंग है उसे भी हमें बेसिकली इंक्रीज़ करना होगा। इंसुलेटर की जो रेटिंग है उसे हमें क्यों इंक्रीज़ करना होता है? क्योंकि अगर हम लोग देखें, जैसे कि हमने पहला रीज़न देखा, अगर आप वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहे हो मगर इंसुलेटर की रेटिंग इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो तो ऐसे केस में होगा क्या? जो कंडक्टर का जो करंट है वो ट्रांसमिशन टावर के थ्रू फ्लो करेगा थोड़ा बहुत, जिसके वजह से अगर वो ट्रांसमिशन टावर को कोई भी अगर टच करता है तो ऐसे केस में वो पर्टिकुलर पर्सन को लगेगा इलेक्ट्रिक शॉक। सिमिलरली दूसरा रीज़न अगर हम लोग देखें, वोल्टेज की रेटिंग अगर ज़्यादा है और इंसुलेटर की रेटिंग अगर कम है तो ऐसे केस में क्या होगा? आपका जो इंसुलेटर होगा पंचर हो जाएगा, इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाएगा। इंसुलेटर ब्रेक डाउन हो जाएगा, इसका मतलब आपका जो इंसुलेटर है वो एक कंडक्टर के तौर पर एक्ट करेगा और ट्रांसमिशन लाइन का जो आधे से ज़्यादा जो करंट होगा वो ट्रांसमिशन टावर के थ्रू फ्लो कर जाएगा और ऐसे केस में शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है और गलती से अगर वो कोई टावर को छू ले तो उसको इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा, बहुत भारी वाला। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग वोल्टेज को, अगर हम लोग इसको इन डेप्थ बोल सकते हैं, अगर हम लोग वोल्टेज की मैग्नीट्यूड को अगर इंक्रीज़ करें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इंक्रीज़ कर जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ करने की वजह से जो इंसुलेटर है उसका डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाएगा, मतलब जो इंसुलेटर है उसका ब्रेकडाउन हो जाएगा। ब्रेकडाउन मतलब इंसुलेटर कंडक्टर के तौर पर एक्ट करेगा और इंसुलेटर के थ्रू करंट फ्लो कर जाएगा और उसके बाद शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग इन डिटेल में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। सिमिलरली करंट रेटिंग के बारे में बात कर लेते हैं। आरएमएस लाइन करंट कैरीड बाय ट्रांसमिशन लाइन इज करंट रेटिंग। जो आरएमएस करंट ट्रांसमिशन लाइन कैरी करेंगी उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं करंट रेटिंग। और जो करंट रेटिंग होती है, करंट रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन इज प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। जो करंट रेटिंग होती है ट्रांसमिशन लाइन की वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ प्रोपोर्शनल होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो। जो वोल्टेज रेटिंग होती है प्रोपोर्शनल होती है इंसुलेशन के साथ और जो करंट रेटिंग होती है प्रोपोर्शनल होती है कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ, राइट। यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट रेटिंग ऑफ ट्रांसमिशन लाइन की जो करंट रेटिंग होती है वो कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के साथ प्रोपोर्शनल होती है। सिमिलरली अभी हम लोग बात कर लेते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है। ड्यू टू, आपको इतना तो पता होगा, अगर वोल्टेज अगर हम लोग हाई करते हैं तो ऐसे केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो भी हाई होगी, राइट। आपको कहीं कहीं पे भी अगर आप जाओ, अगर आप कोई सबस्टेशन अगर विजिट करो तो सब स्टेशन में बेसिकली क्या लिखा होगा, हाई वोल्टेज या फिर डेंजर लिखा होगा, या फिर हाई वोल्टेज नहीं लिखा होगा तो हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर लिखा होगा, हाई इलेक्ट्रिक फोर्स लिखा होगा, या फिर अल्टीमेटली हाई इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा होगा। हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, हाई इलेक्ट्रिक प्रेशर, हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मतलब यही है कि हाई वोल्टेज। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इंसुलेटर लूज इट्स इंसुलेशन स्ट्रेंथ एंड एक्ट एज अ कंडक्टर एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। सिंपल सा स्टेटमेंट है जो कि आपको ये बोल रहा है कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है कि जो इंसुलेटर होता है वो अपनी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, खो देता है, लूज़ कर देता है, और जो इंसुलेटर होता है वो कंडक्टर के तौर पर एक्ट करता है। और ये जो फिनोमिना है इसी को हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। इसको हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता क्या है कि जो कंडक्टर है वो, जो इंसुलेटर है वो कंडक्टर के तौर पर बिहेव करने लगता है और इसी को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ये जो फिनोमिना है इसी को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो इंसुलेटर में ही हो, जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो एयर में भी हो सकता है, जो कि आप इन डिटेल पढ़ोगे कोरोना में। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन कैन ऑल्सो अकर इन एयर ड्यू टू आयोनाइजेशन कॉज ड्यू टू हाई इलेक्ट्रिक फील्ड।
तो ये स्टेटमेंट आपको क्या बोल रहा है, हाई वोल्टेज की वजह से होगा क्या, ट्रांसमिशन लाइन में हाई वोल्टेज होता है, हाई वोल्टेज की वजह से होगा क्या, जो ट्रांसमिशन लाइन है उसके अक्रॉस क्रिएट होगी हाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, आपकी जो एयर है वो भी कंडक्टर के तौर पर बिहेव करेगी। कंडक्टर के तौर पर क्यों बिहेव करेगी, क्योंकि अगर हम लोग देखें जो एयर है उसका आयोनाइजेशन हो जाएगा, एयर का आयोनाइजेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या कि जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं, एयर के जो पार्टिकल होते हैं उसमें थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी आ जाएंगी, या फिर हम लोग बोल सकते हैं सिंपल वर्ड में जो एयर के जो पार्टिकल होते हैं वो कंडक्ट करना चालू कर जाएंगे, और इसी को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन ऑफ एयर। तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन एयर में भी हो सकता है ड्यू टू एयर आयोनाइजेशन। और ये डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होता क्या है, क्यों है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हाई है, हाई इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा क्या, आपकी जो एयर है वो आयोनाइज हो जाएंगी, और आयोनाइजेशन की वजह से जो एयर है वो कंडक्ट करना चालू कर जाएंगी। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन है वो आपके इंसुलेटर में हो, वो एयर में भी हो सकता है। सिमिलरली बात कर लेते हैं अभी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में, टेंडेंसी ऑफ मटेरियल टू विथस्टैंड मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। कोई भी मटेरियल कितनी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट कर सकता है, उसी को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। टेंडेंसी ऑफ मटेरियल, मटेरियल की टेंडेंसी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को टॉलरेट करने की, इसी को ही हम लोग बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, राइट। सिमिलरली यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया है, यहाँ पर एक और एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज करंट के बारे में बात कर लेते हैं। इससे पहले हमने बात किया था ये कॉन्सेप्ट के बारे में ट्रांसमिशन लाइन पैरामीटर की वीडियो में। तो यहाँ पर ये लीकेज करंट इन ट्रांसमिशन लाइन में लीकेज करंट क्या होता है, यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसमिशन टावर, यहाँ पर ये हमने पोल कंसिडर किया है, और यहाँ पर ये इंसुलेटर है, कर्सर की टिप ये इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर हमने बनाया है। अगर हम लोग ये ट्रांसमिशन टावर की अगर हम लोग ये फिगर देखें तो ये ट्रांसमिशन टावर हमने कंसिडर किया है, ये है क्रॉस आर्म, ये क्रॉस आर्म, और ये जो पैरेलल लाइन हमें जो दिखाई दे रही है, ये हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन, ये है क्या, ये है इंसुलेटर। यहाँ पर हम लोग ये वाली फिगर में देख सकते हैं कि जो कंडक्टर है वो किसके साथ कनेक्टेड है, इंसुलेटर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें बेसिकली होता क्या है, अगर आप वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर रहे हो और इंसुलेटर की रेटिंग अगर इंक्रीज़ नहीं कर रहे हो, तो जो करंट है कंडक्टर का वो ये इंसुलेटर के थ्रू फ्लो कर जाता है, और ये जो करंट होता है इसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज करंट। करंट फ्लोइंग फ्रॉम कंडक्टर टू इंसुलेटर, कंडक्टर से इंसुलेटर में जो करंट जो फ्लो हो रहा है उसी को ही हम लोग बेसिकली बोलते हैं लीकेज करंट। और जो लीकेज करंट होता है उसके लिए जो इक्वेशन जो होता है वो हमारे पास ये वाला इक्वेशन होता है, लीकेज करंट इज इक्वल टू VPH अपॉन R सबस्क्रिप्ट में INS। यहाँ पर ये जो VPH है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, फेस वोल्टेज इंडिकेट कर रहा है, और ये डिनोमिनेटर वाला जो टर्म है वो हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, हमें इंडिकेट कर रहा है इंसुलेटर का रेसिस्टेंस। तो ये इक्वेशन होता है हमारे पास लीकेज करंट के लिए, जो लीकेज करंट होता है वो बराबर में होता है फेस वोल्टेज अपॉन इंसुलेशन रेसिस्टेंस। जो लीकेज करंट है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इंसुलेटर के रेसिस्टेंस के साथ। इंसुलेटर का रेसिस्टेंस अगर ज़्यादा होगा तो जो लीकेज करंट है वो कम होगा, इंसुलेटर का रेसिस्टेंस अगर कम होगा तो जो लीकेज करंट है वो ज़्यादा होगा। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, सिमिलरली हम लोग एक चीज़ के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं, शील्डिंग वायर के बारे में बात कर लेते हैं। शील्डिंग वायर क्या होता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हमने डिस्कस किया लीकेज करंट के बारे में, लीकेज करंट के बारे में हमने बात किया। यहाँ पर हमने बात किया था डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के बारे में। यहाँ पर ये हमने कंसिडर किया ये है ट्रांसमिशन टावर। ये ट्रांसमिशन टावर में ऊपर के तरफ सबसे टिप पर ऊपर के तरफ हमें ओवरहेड ग्राउंड वायर मिलता है। ये जो ऊपर वाला जो वायर होता है इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं ओवरहेड ग्राउंड वायर। इसका एक और एक नाम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं शील्डिंग वायर। ओवरहेड ग्राउंड वायर इज़ ऑल्सो नोन एज शील्डिंग वायर। ये जो ओवरहेड ग्राउंड वायर होता है इसको हम लोग शील्डिंग वायर भी बोलते हैं। यहाँ पर ये शील्डिंग वायर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, दिस वायर प्रोटेक्ट वोल्टेज ऑफ लाइन्स अगेंस्ट ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग। तो बेसिकली होगा क्या, यहाँ पर अगर आप देखो ये जो शील्डिंग जो वायर है इसको हमने ट्रांसमिशन टावर के टॉप पे लगाया है। तो टॉप पे लगाने का रीज़न क्या है, अगर लाइटनिंग होती है तो लाइटनिंग की वजह से होगा क्या, अगर लाइटनिंग अगर ट्रांसमिशन लाइन के साथ अगर हीट कर जाए, ट्रांसमिशन कंडक्टर के साथ हीट कर जाए, तो जो ट्रांसमिशन कंडक्टर है उसका जो वोल्टेज है क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ कर जाएगा, ओवर वोल्टेज हो जाएगा। ओवर वोल्टेज मतलब क्या, फॉल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो शील्डिंग वायर है इसको हमने ऊपर की तरफ लगाया है। इस शील्डिंग वायर को ऊपर की तरफ लगाने का रीज़न ये होता है, जब भी लाइटनिंग होगी तो जो लाइटनिंग होगी वो पहला ये शील्डिंग वायर के साथ आके करेंगी स्ट्राइक, जिसके वजह से होगा क्या, लाइटनिंग की वजह से करंट जो जनरेट होगा वो शील्डिंग वायर में, ये शील्डिंग वायर में जो करंट जो जनरेट होगा वो सीधा क्या हो जाएगा, ग्राउंड हो जाएगा। तो यहाँ पर बहुत है कि क्लियर है कि जो लाइटनिंग है वो पहला किस पर आके स्ट्राइक कर रही है, शील्डिंग वायर पर आके स्ट्राइक कर रही है, पहला ये ट्रांसमिशन कंडक्टर पर आके स्ट्राइक नहीं कर रही है।
अगर हम लोग ये शील्डिंग वायर नहीं लगाते तो जो लाइटनिंग होती है वो पहले ट्रांसमिशन कंडक्टर के साथ आके स्ट्राइक करती, जिसकी वजह से होता क्या, ओवर वोल्टेज होता, फॉल्ट हो जाता। मगर यहाँ पर यही रीज़न होता है कि जो शील्डिंग वायर होता है उसको हम लोग टॉप पे लगाते हैं ताकि जो बिजली हो पहले शील्डिंग वायर पे आके गिरे। और ये जो शील्डिंग वायर होता है इसका रेसिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो करंट है वो ग्राउंड हो जाता है वायर ट्रांसमिशन टावर। तो ये जो शील्डिंग वायर होता है प्रोटेक्ट करता है, दिस वायर प्रोटेक्ट वोल्टेज ऑफ लाइन्स अगेंस्ट ओवर वोल्टेज ड्यू टू लाइटनिंग। तो ये जो शील्डिंग वायर होता है लाइन को ओवर वोल्टेज से प्रोटेक्ट करता है, और ये ओवर वोल्टेज किस वजह से क्रिएट होता है, लाइटनिंग की वजह से क्रिएट होता है। दिस वायर प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस पाथ टू दी ग्राउंड। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो शील्डिंग वायर होता है वो लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से जो लाइटनिंग की वजह से करंट जो होता है वो सीधा का सीधा कहाँ पर, ग्राउंड में आके ग्राउंडेड हो जाता है वायर ट्रांसमिशन टावर। जैसे कि हमने डिस्कस किया, जो लाइटनिंग होती है ये शील्डिंग वायर पर आके गिरती है पहला, और ये शील्डिंग वायर का रेसिस्टेंस कम होता है, जिसकी वजह से सारा का सारा जो करंट होता है लाइटनिंग की वजह से जो जनरेट होता है सारा का सारा जो करंट है वो ग्राउंड हो जाता है वायर ट्रांसमिशन टावर। तो ये स्टेटमेंट वही बोल रहा है, दिस वायर प्रोवाइड लो रेसिस्टेंस पाथ टू ग्राउंड, जिसके वजह से जो करंट होगा, ड्यू टू विच करंट जनरेट ड्यू टू लाइटनिंग विल गेट ग्राउंड वायर टावर थ्रू शील्ड वायर। तो स्टेटमेंट हमें यही बोल रहा है कि जो शील्ड वायर होता है उसका जो रेसिस्टेंस होता है वो कम होता है, जिसके वजह से होता क्या है, ये शील्ड वायर लो रेसिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है लाइटनिंग करंट को, और वो सारा का सारा जो लाइटनिंग करंट होता है वो शील्डिंग वायर से होते हुए ग्राउंड हो जाता है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर जैसे कि हमने डिस्कस किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपका एक्सटर्नल डायरेक्टली पूछ सकता है। अगर हम लोग जो इंसुलेटर होता है ट्रांसमिशन लाइन का, कौन कौन से फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, इंसुलेटर रेटिंग। तो जो इंसुलेटर रेटिंग होती है वो डिपेंड करती है ट्रांसमिशन लाइन के वोल्टेज के ऊपर। सबसे पहला, अगर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो जो इंसुलेटर की जो रेटिंग है वो भी हमें इंक्रीज़ करनी होगी। इफ वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज देन लीकेज करंट विल ऑल्सो इंक्रीज। जैसे कि हमने थोड़ा टाइम पहले डिस्कस किया था, अगर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो जो इंसुलेटर की जो रेटिंग है वो भी हमें इंक्रीज़ करना होगा। अगर इंसुलेटर की रेटिंग इंक्रीज़ नहीं कर रहे हैं मगर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज इंक्रीज़ कर रहे हैं तो ऐसे केस में जो लीकेज करंट होगा वो इंक्रीज़ करेगा। तो अगर वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का अगर हम लोग इंक्रीज़ करें तो जो लीकेज करंट है वो भी इंक्रीज़ होना चाहिए। देयरफॉर इफ वोल्टेज इन ट्रांसमिशन लाइन इज इंक्रीज, अगर ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज अगर हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो जो लीकेज करंट होगा वो भी इंक्रीज़ करेगा। देयरफॉर इफ ट्रांसमिशन वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर हम लोग ट्रांसमिशन वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो इंसुलेटर की जो रेटिंग है वो भी इंक्रीज़ करना चाहिए टू डिक्रीज़ द लीकेज करंट, ताकि जो लीकेज करंट है वो डिक्रीज़ हो जाए। ये जो लीकेज करंट होता है वो अनवांटेड पैरामीटर होता है, ये जो लीकेज करंट होता है वो अनवांटेड पैरामीटर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से हमने ये स्टेटमेंट से क्या समझा, ये स्टेटमेंट से हमने ये समझा, अगर हम लोग वोल्टेज को अगर इंक्रीज़ कर रहे हैं मगर इंसुलेटर की रेटिंग अगर इंक्रीज़ नहीं कर रहे तो ऐसे केस में होगा क्या, जो लीकेज करंट है वो इंक्रीज़ करेगा, और ये जो लीकेज करंट है वो अनवांटेड पैरामीटर है। और ये जो लीकेज करंट है वो हमें नहीं चाहिए होता है। आप चाहते क्या हो, आपका सारा का सारा जो करंट है वो जनरेटिंग से लोड की तरफ जाए, मगर थोड़ा बहुत जो करंट है वो क्या हो जा रहा है, लीक हो जा रहा है, तो इसमें आपका क्या हुआ, लॉस ही हुआ, राइट। तो जो लीकेज करंट होता है वो अनवांटेड पैरामीटर होता है। तो जब भी आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे तो जो इंसुलेटर की जो रेटिंग है वो भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लोग वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे तो जो लीकेज करंट है वो इंक्रीज़ होगा। लीकेज करंट इंक्रीज़ होगा, इसका मतलब आपका जो ट्रांसमिशन लाइन है उसमें जो लॉस है वो इंक्रीज़ होगा। तो यही रीज़न की वजह से जब ट्रांसमिशन वोल्टेज हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो ऐसे केस में जो इंसुलेटर की जो रेटिंग है उसको हम लोग इंक्रीज़ करेंगे, जिसकी वजह से जो लीकेज करंट है वो डिक्रीज़ हो जाएगा। और जो इंसुलेटर की जो रेटिंग होती है वो हम लोग हमेशा डिसाइड करते हैं ओवर वोल्टेज से। ट्रांसमिशन लाइन में जो ओवर वोल्टेज है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग इंसुलेटर की रेटिंग डिसाइड करते हैं। रेटिंग ऑफ इंसुलेटर इन ट्रांसमिशन लाइन इज ऑलवेज डिसाइडेड बाय ओवर वोल्टेज, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। सिमिलरली अगर हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें, और ट्रांसमिशन लाइन का जो क्लासिफिकेशन होता है वो वोल्टेज के बेसिस पे होता है। जैसे फॉर एग्जांपल हाई वोल्टेज लाइन होती है जिसमें जो वोल्टेज होता है वो 11 kV से 33 kV के बीच में होता है। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है जिसमें जो वोल्टेज होता है 66 kV, 132 kV, 222 kV के बीच में होता है। अगर वोल्टेज अगर 11 kV से 33 kV के बीच में तो इसका मतलब हाई वोल्टेज लाइन लगेगी। 66 kV, 132 kV, 222 kV के बीच में अगर वोल्टेज है तो इसका मतलब एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन लगेगी। सिमिलरली मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन भी होती है जिसको हम लोग शो करते हैं MEHV से। ये जो लाइन होती है वो बेसिकली 400 kV के लिए यूज़ की जाती है, और अल्ट्रा हाई वोल्टेज लाइन होती है जो कि 765 kV के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि जो HVDC सिस्टम होता है उसमें हम लोग जो ट्रांसमिशन लाइन जो यूज़ करते हैं वो अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन होती है। तो अगर ट्रांसमिशन अगर 765 kV में हो रहा है तो इसका मतलब हम लोग कौन से ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करेंगे,
अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन अगर 400 kV में अगर हो रहा है तो इसका मतलब मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन यूज़ करेंगे। ट्रांसमिशन अगर 66 किलो वोल्ट 132 टू 220 किलो वोल्ट में हो रहा है तो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन। ट्रांसमिशन अगर 11 kV से 33 kV के बीच में हो रहा है तो इसका मतलब हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन हम लोग यूज़ करेंगे। कहीं पे अगर हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा 11 से 33 होगा। एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है तो 66 132 220 होगा। मॉडर्न एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है तो 400 kV होगा। अल्ट्रा हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है तो इसका मतलब जो वोल्टेज होगा 765 kV तक के होगा।